वेलकम एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पर, जहां हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो ग्रुप ए, बी, सी या डी हो, हम इन सारे आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है इसकी तैयारी आपको बिल्कुल मुफ्त में करवा रहे हैं। आपको करना केवल इतना है कि हमारा जो चैनल है परीक्षा जंक्शन उसको सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि आपको हमारी सारी लाइव क्लासेस और हमारे जितने भी हम आपको डेली यहाँ पे लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। जून जुलाई में आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, जो कि ज्यादा टाइम बाकी नहीं है। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए हमने आपका रेलवे लक्ष्य बैच चालू किया था, जहां पे हम आपको ऑलरेडी आपका जितना भी आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो कोर्स है, जो सिलेबस है, वो हम आपको ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं। चाहे वो आपका मैथ्स हो, रीजनिंग हो, साइंस हो या फिर ज्योग्राफी हो। आपको केवल इतना करना है कि हमारी जो YouTube पे प्लेलिस्ट है उस पे जाके चेक करेगा, वहां पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के जो लेक्चर्स है वो आपको मिल जाएंगे। यही नहीं बल्कि आपको रात में 8 से 10 बजे के बीच में लाइव क्लासेस भी अटेंड करने का मौका मिल रहा है, जहां पे आपको मैथ्स और रीजनिंग की जो प्रैक्टिस है वो करवाई जा रही है। आप उसे जरूर ज्वाइन करेगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। हम आपके लिए एक नया फाउंडेशन बैच भी लेके आए हैं, जो कि आपका एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर जैसे वनडे एग्जाम से उसके लिए बेनिफिशियल है। मैं प्रकृति पांडे आपकी ज्योग्राफी की मेंटोर यहाँ पे आपको ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट करवा रही हूँ। हम यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स। तो आपको क्या करना है कि इसके पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं जो आपके इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं वो मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी, तो उनको जरूर देखिएगा, अपने हैंड रिटन नोट जरूर बनाएगा। एसएससी, सीजीएल और उसकी जो प्लेलिस्ट है, जो आपके एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल और एमटीएस जैसे एग्जाम्स है, जैसे भी जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स हैं, उनकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको अलग से अवेलेबल मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारा जो चैनल है परीक्षा जंक्शन, वो ना ही केवल यूट्यूब पे बल्कि अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो। हम हर कहीं पे फैले हुए हैं, तो आप हमें वहां पे भी जरूर सपोर्ट करेगा, जैसे कि आप हमें यहाँ पे यूट्यूब पे सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, और वो है आपका सोलर सिस्टम, यानी कि सौरमंडल के बारे में हम पढ़ेंगे। ये आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, तो आज से आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो स्टार्ट होता है। और इंडियन ज्योग्राफी का जो मेजर आपके जितने भी टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस के रिस्पेक्टिव थे, जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड थे, वो हम आपको कंप्लीट करवा चुके हैं। तो उन लेक्चर्स को जरूर देखिएगा और अपने हैंड रिटन नोट जरूर बनाएगा, चाहे किसी भी मीडियम से बिलोंग करते हो, हिंदी या इंग्लिश। वैसे हिंदी वालों के लिए तो खासकर मैं यही बोलना चाहूंगी, अब आप एसएससी का पेपर दे रहे हैं तो एसएससी में इंग्लिश का जो वेटेज है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोशिश करेगा कि आप अपने जो हैंड रिटन नोट्स है वो भी आप इंग्लिश मीडियम में ही बनाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज का टॉपिक वो है हमारा सोलर सिस्टम, जिसको हम हिंदी में सौरमंडल भी कहते हैं। द सोलर सिस्टम कंप्राइजेस द सन and 8 planets and their moons and other non-stellar objects, which are believed to have been developed from the condensation of gases and other lesser bodies. अब अगर ध्यान दें तो हमारा जो सौरमंडल है, जो सोलर सिस्टम है, हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देखते हैं। वैसे तो हमने जब हम छोटे थे तब हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा हुआ था, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये है बीच में, ये हो गया हमारा सन, राइट। और सन के इर्द गिर्द हमारे यहाँ पे ऑर्बिट्स हैं, और इन्हीं ऑर्बिट्स में प्लैनेट है, राइट। तो ये आपका क्या है, ये है हमारा सोलर सिस्टम। अब यहाँ पर पूरा सोलर सिस्टम तो नहीं बन पाया, क्योंकि जो हमारा बोर्ड है वो छोटा पड़ रहा है, बट यहाँ पे आपके सन और बीच में सेंटर पार्ट में आपका सन है, यानी कि सूरज है, और कितने प्लैनेट से घिरा हुआ है आसपास, अपने 8 प्लैनेट से घिरा हुआ है। पहले 9 प्लैनेट्स थे, लेकिन 2006 में क्या हुआ कि प्लूटो को एज अ डॉर्फ प्लैनेट कंसिडर किया गया, और उनको, और जो प्लूटो है उसको प्लैनेट की श्रेणी से हटा दिया गया, राइट। कारण क्या है, कारण ये है कि प्लैनेट का जो एक क्राइटेरिया होता है वो उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। बात ये थी कि जो प्लूटो है वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के दूसरे प्लैनेट के ऑर्बिट में भी जाके क्या कर रहा था, रिवॉल्व कर रहा था, जिसकी वजह से प्लूटो को क्या हुआ कि प्लैनेट की कैटेगराइजेशन से ही उठा के बाहर फेंक दिया गया। ये कब हुआ था, ये हुआ था 2006 में। इसलिए आज के डेट में हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स के बजाय 8 प्लैनेट्स और 1 सन है।
इन 8 प्लैनेट्स के अलावा भी हमें बहुत सारी चीजें सोलर सिस्टम में देखने को मिलती है, चाहे वो हमारे एस्ट्रॉइड्स हो, मीटरॉइड्स हो, कॉमेट्स हो, राइट, हमारे गैलेक्सीज हो गए, मिल्की वे गैलेक्सी हो गई, स्टार्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, नॉन स्टेलर बॉडीज हो गई। इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये एक रफ डायग्राम है, यहाँ पे पूरे 8 ऑर्बिट्स तो नहीं बन पाए, बट ये एक रफ आइडिया है आप लोगों को कि यहाँ पे बीच में सन होता है और सन के इर्द गिर्द क्या रहते हैं, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अलॉन्ग विद देयर सैटेलाइट, राइट। तो यहाँ पर वही पॉइंट मेंशन हुआ है, यहाँ पे यही पॉइंट यहाँ पे बताया गया है that the solar system comprises the sun and 8 planets, right। तो ये हम यहाँ पे याद रखेंगे कि बीच में सन होता है और उसके इर्द गिर्द कितने प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। Their moons and other non-stellar objects which are believed to have been developed from the condensation of gases and other lesser bodies। अब गैलेक्सी में हम अगर ध्यान दें तो गैलेक्सी में आपकी जितनी भी बॉडी है, राइट, चाहे वो आपके नॉन स्टेलर ऑब्जेक्ट्स हो गए, ये सारी जो है वो गैसेस से बनी हुई है। तो यहाँ पे मेजर गैसेस जो हमें देखने को मिलेंगी वो हो गए हाइड्रोजन और हीलियम एंड अदर 2% अदर गैसेस हमें देखने को मिलेगी। बट जो मेजर आपके गैस है वो एक होगी हमारी हाइड्रोजन और दूसरी होगी हमारी हीलियम, राइट। तो यहाँ पर इन गैसेस के कंडेंसेशन की वजह से, कंडेंसेशन का मतलब है कि ये गैसेस जब ठंडी हो जाती हैं और ठंडी होके क्या होंगी, जब आपस में मिल जाएंगी तो किसका फॉर्मेशन होगा, ऐसे ऑब्जेक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, चाहे आपके नॉन स्टेलर ऑब्जेक्ट्स हो, चाहे आपके प्लैनेट्स हो, राइट, इन सब ऑब्जेक्ट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। The sun is at the center of the solar system and all the planets revolve around in an elliptical orbit। जैसा कि हमने यहाँ पे डायग्राम में देखा कि सेंटर में आपका सन होता है और उसके आसपास जो है वो प्लैनेट जो है वो सन के आसपास क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, राइट। नेक्स्ट, द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। तो यहाँ पे जो नियरेस्ट स्टार है अर्थ के वो कौन सा है, वो है हमारा सन, ठीक। तो कंफ्यूजन होने की, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो सन है वो क्या है, एक प्रकार का स्टार ही है, ठीक है। तो जो नियरेस्ट स्टार, यदि अभी आपसे कभी भी पूछ लिया जाए दैट विच इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, तो हम क्या मार्क करके आएंगे, द सन मार्क करके आएंगे, ठीक। द साइज ऑफ द सोलर सिस्टम हैज बीन एस्टिमेटेड एट 105 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, सो ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमें केवल यहाँ पे एक, अब जब भी हम सोलर सिस्टम का नाम ले या सौर मंडल का नाम ले तो आपके दिमाग में एक डायग्राम छप जाना चाहिए और वो डायग्राम में रफ डायग्राम ही होना चाहिए। यहाँ पे हमें बस केवल इतना याद रखना है कि जो सन है वो कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है और उसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। तो आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, पहले तो यहाँ पे आता है सन जिसके बारे में हमने अभी देखा, देन कम्स 8 प्लैनेट्स एंड देयर रिस्पेक्टिव सैटेलाइट्स, राइट। प्लैनेट्स, उनके सैटेलाइट्स और सन। इंटरस्टेलर डेब्रिस सच एज एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स एंड कॉमेट्स, ये हमें आपके जितने भी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स हैं ये भी हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ पे, ये आपके गैलेक्सी या फिर आपके सोलर सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। द इलेक्ट्रिकली चार्ज गैसेस कॉल्ड प्लाज्मा। तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रिकली चार्ज गैसेस प्रेजेंट होती हैं सोलर सिस्टम में, उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। इंटरप्लैनेटरी डस्ट पार्टिकल्स, राइट। अब जितने भी हमारे प्लैनेट्स बने हैं वो 3 चीजों से बने, पहली बात तो होगी 2 चीजों से बने, एक होगी हमारी डस्ट पार्टिकल्स, दूसरा रहता है हमारे गैसेस, राइट। और गैसेस में याद रखिएगा मेजरली आपके हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक। हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ पे देखने को मिलेगा और आपके यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स, राइट, डस्ट पार्टिकल्स। The components of solar system other than planets, dwarf planets and satellites are called small solar system bodies, right? Not very important for the SSC point of view, लेकिन यहाँ पे आपके नॉलेज के लिए इसको याद रखिएगा कि जैसे कि सोलर सिस्टम में जो हमारे जितने भी कंपोनेंट्स है, जैसे कि प्लैनेट्स हो गए, डॉर्फ प्लैनेट्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, ठीक है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, इन सबको हम बोलते हैं स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, आवर स्टार द सन ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अब यहाँ पर हम पहला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पहला पार्ट जो है हमारा वो है हमारा सन, और सन के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में
पढ़ाई करेंगे। द सन इज 109 टाइम्स बिगर दैन द अर्थ एंड वेट्स 2.192 into 1027 2.192 into this 1027 tons, which is absolutely not important for you all to remember. यहाँ पे हम याद रखेंगे कि जो सन है वो कितने गुना ज्यादा बड़ा है अर्थ से, 109 बार बड़ा है, यानी कि 109 गुना बड़ा है, 109 times bigger than the earth, right? The core of the sun has a temperature of about 15 million degree Celsius, राइट तो हमारे यहाँ पे जो कोर है, यहाँ पे हम सन के अलग अलग लेयर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बीच में यानी कि जो मिडिल पार्ट होता है, द सेंटर पार्ट ऑफ सन, इट इज नोन एज कोर, और वहां का जो टेम्परेचर होता है वो होता है हमारा 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, राइट। चलो, सनलाइट टेक्स 8 मिनट 16.6 सेकेंड्स टू रीच अर्थ। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है एसएससी के द्वारा, सीजीएल के द्वारा, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस हो। ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है दैट हाउ मच टाइम डज अ सनलाइट टेक्स टू रीच द अर्थ। तो यहाँ पे है हमारा अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे एग्जैक्ट दिया हुआ है 8 मिनट 16.6 सेकेंड्स, राइट। द डेंसिटी ऑफ द सन इज 1/4 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि मून का पूछता है डेंसिटी या फिर वेट पूछेगा, बट यहाँ पे सन के बारे में मेंशन है, तो ये भी हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे कि द डेंसिटी ऑफ द सन इज 1/4 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ, राइट। चलो नेक्स्ट, in its composition 71% hydrogen and 26.5% of helium are found and 2.5% of other elements। यहाँ पे other elements का मतलब है other gases की बात हो रही है, ठीक है, अदर गैसेस की बात हो रही है। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बोला है कि हम यहाँ पे सोलर सिस्टम या सौरमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, हम जितने भी यहाँ पे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे या फिर सन के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो सन है या फिर हमारे जो अदर प्लैनेट्स है, वो उनका जो फॉर्मेशन है वो डस्ट पार्टिकल्स प्लस गैसेस से हुआ है, राइट। हॉट बर्निंग गैस है क्या हमारा सन, जो स्टार है वो क्या होते हैं, हॉट बर्निंग गैसेस होते हैं, राइट। तो यहाँ पर मेजरली हमें कौन से गैस देखने को मिलती है, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक। ये दो गैसेस तो आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। अब यहाँ पे परसेंटाइल देखते हैं कि यहाँ पे 71% आपका हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है, एंड 26.5% यहाँ पे हीलियम देखने को मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दीज टू 2.5% ऑफ अदर एलिमेंट्स। यहाँ पे अदर एलिमेंट्स का मतलब है अदर गैसेस की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में हमें यहाँ पे हाइड्रोजन मिलेगा। कॉम्पोजिशन अगर देखें तो कितना है, 71% हाइड्रोजन है एंड 26.5% हमारा यहाँ पे हीलियम है। अपार्ट फ्रॉम दीज टू गैसेस 2.5% हमारी कौन सी यहाँ पे अदर एलिमेंट्स है, और अदर एलिमेंट्स का मतलब यहाँ पे अदर गैसेस से है, ठीक। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम दी अर्थ। अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से भी एसएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि 14.98 मिलियन किलोमीटर इज द डिस्टेंस, राइट, इज द डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लोग मोटा माटी जो है, यहाँ पे 150 मिलियन किलोमीटर को अप्रोक्सीमेटली क्या एक अप्रोक्स हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं डिस्टेंस को, ठीक, 150 मिलियन किलोमीटर। और वैसे कुछ बुक्स में कितना लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में 14.98 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो मेंशन है, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स विद अ ट्रेमेंडस स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। Moreover, at this speed, the sun rays takes approximately 8 minutes to reach the earth। अब अगर हम ध्यान दें तो स्पीड ऑफ लाइट, वैसे ये आपके फिजिक्स का पोर्शन है, राइट। तो स्पीड ऑफ लाइट पे ध्यान दें तो हमारी स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट है हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट है, राइट। बट हमारा जो सन रेज है या जो सनलाइट है वो कितने टाइम लेती है पहुंचने में, 8 मिनट्स एंड 16.6 सेकेंड्स। यानी कि आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो स्पीड का, राइट। यहाँ पे हम अंदाजा लगा सकते हैं स्पीड का। द सन रेज टेक्स अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ।
और यहाँ पे लाइट जो ट्रैवल करती है, ट्रिमेंडस स्पीड आप देख सकते हो लाइट की कितनी होती है, वो होती है हमारी 3 लाख किलोमीटर्स। अगर इसको मीटर पर सेकेंड में आप कन्वर्ट करोगे तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन इज न्यूक्लियर फ्यूजन in which small nuclei of hydrogen atoms fuse into a helium atom। अब यहाँ पर देखिए तो जो सन है उसके अंदर लगातार जो है वो चेंजेस होते रहते हैं। एक न्यूक्लियर फ्यूजन करके रिएक्शन है जो कंटिन्यूअसली चलती रहती है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन में हमारी जो हाइड्रोजन गैस है वो हीलियम के साथ क्या करती, कंबाइन कर जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पे हीट जनरेट होती है इन ट्रेमेंडस अमाउंट, एनर्जी जनरेट होती है इन ट्रेमेंडस अमाउंट, ठीक है। जो टेम्परेचर रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा रहता है टेम्परेचर। और यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी गैसेस का फ्यूजन होता है, तो वो हो गई हमारी हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस का जब फ्यूजन होता है तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्रिएट होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस जिसमें ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एंड ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, राइट। वैसे भी अगर हम देखें तो हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है अर्थ की, वो है सन। चाहे आप नेचुरल रिसोर्सेज ले लो, आप जितने भी देख लो, जो मेन हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो हमारा होता है सन, जिसको हम सोलर एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन चलता रहता है। न्यूक्लियर फ्यूजन एक रिएक्शन होती है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो है वो आपस में कंबाइन होती है तो न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्स प्लेस, जिसकी वजह से ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एंड ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, राइट। नेक्स्ट, इंटीरियर ऑफ अर्थ। अभी तक तो हम खाली जनरल चीजें पढ़ रहे थे सन के बारे में, अब हम थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी जान लेते हैं, सन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सन इज नोन एज कोर। यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू चीजों को समझेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ये हो गया आपका सन, ठीक है। अब इसका जो सेंटर पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, कोर, ठीक। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम कोर के नाम से जानते हैं। द फोटोस्फेयर इज लाइट स्फेयर, द डार्क पैचेस ऑन इट आर नोन एज सनस्पॉट्स। The photosphere is the light sphere and the dark patches on it are known as the sunspots। तो पहले हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हमारा जो सेंटर पार्ट है सन का उसको हम कोर कहते हैं। उसके बाद इसका जो बाहरी एरिया है उसको हम फोटोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम उसको फोटोस्फेयर बोलते हैं। यहाँ फोटोस्फेयर में आपको डार्क पैचेस देखने को मिलेंगे जिसको हम सन स्पॉट्स भी बोलते हैं, ठीक है। डार्क पैचेस देखने को मिलेंगे या फिर डार्क स्पॉट्स देखने को मिलेंगे जिन्हें हम सन स्पॉट्स के नाम से भी जानते हैं। कोर के आउटर लेयर को हम बोलते हैं फोटोस्फेयर, और फोटोस्फेयर के बाहर भी एक और लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरोना, जिसको हम कोरोना बोलते हैं। जब कभी भी सूर्य ग्रहण होता है, किसी भी टाइप का एक्लिप्स अकर होता है सन एक्लिप्स में, तो जो लेयर हमें ग्रहण के टाइम पे जो आउटर लेयर दिखती है हमें सन की, उसको हम बोलते हैं कोरोना, ठीक है। उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, कोरोना। एंड अदरवाइज जब कभी भी आप सूर्य की तरफ देखेंगे, ठीक है, एक झलक अगर आप मारेंगे सूर्य की तरफ, तो हमें जो प्रॉपर सूर्य दिखता है, जो सन दिखता है, वो लेयर कौन सी होती है? वो लेयर होती है हमारी फोटोस्फेयर। एंड ड्यूरिंग दिस ग्रहण टाइम क्या होता है कि ग्रहण के टाइम पे हमको जो आउटर लेयर दिखती है सन की, उसको हम कोरोना बोलते हैं, ठीक है। चलो, the chromosphere color sphere is the next layer and it contains most of the elements found on earth but they are in a state of vapor। okay, chromosphere भी एक लेयर होती है, कलर स्फेयर एक नेक्स्ट लेयर होती है फोटोस्फेयर के बाद। कोरोना तो आपका सबसे आउटर लेयर हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्रोमोस्फेयर में एक बात ये होती है कि इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स फाउंड ऑन द अर्थ, यानी कि अर्थ में जो हमें एलिमेंट्स मिलते हैं, हमें वही सेम एलिमेंट जो है वो हमें क्रोमोस्फेयर लेयर में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन कौन सी स्टेट में? वेपर की स्टेट में मिलते हैं। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि जो टेम्परेचर है सन का वो बहुत ज्यादा होता है, ऑब्वियसली बात है। तो जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे सन पे वो क्या हो जाएंगे? वो वेपराइज हो जाएंगे, वो इवेपोरेट हो जाएंगे ड्यू टू एक्सेस ऑफ हीट, राइट। नेक्स्ट, द सोलर प्रोमिनेंस रेड फ्लेम्स रेज हाई अबव द क्रोमोस्फेयर।
The sun seems to generate its energy in its core form from a process called nuclear fusion. Okay, न्यूक्लियर फ्यूजन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस हीलियम कंबाइन करते हैं, कंबाइन करेंगे तो हीट और एनर्जी ट्रिमेंडस अमाउंट में प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही पॉइंट बताया गया है दैट द सन सीम्स टू जनरेट इट्स एनर्जी, ठीक, कब, इन इट्स कोर फ्रॉम अ प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में कौन सी गैसेस कंबाइन करती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम आपस में कंबाइन करती हैं। Hydrogen particles are under so much pressure that they join together to make helium, and this process release enormous amount of energy in the core. तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो प्रैक्टिस होती है, जो रिएक्शन टेक प्लेस करती है, वो कहाँ पे टेक प्लेस करती है, कोर में। ठीक है, द सेंटर पार्ट ऑफ द सन, यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्स प्लेस, राइट, ओवर हियर न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्स प्लेस। ऐसा क्यों होता है, आप यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। जो हाइड्रोजन पार्टिकल्स होते हैं वो काफी ज्यादा प्रेशर की अंडर प्रेशर होते हैं। ठीक है, प्रेशर की वजह से क्या होता है दैट दे जॉइन टुगेदर, आपस में मिलके क्या बनते हैं, हीलियम गैस बनाते हैं। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस रिलीज इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द कोर, राइट। फिर आता है कोरोना। द सन्स एटमॉस्फेयर इज मेड ऑफ गैसेस एंड प्लाज्मा दैट एक्सटेंड्स मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स इनटू द स्फीयर। तो कोरोना में यहाँ पे आपको एक बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में बता दूं कि जब कभी भी सोलर एक्लिप्स होता है, जब यानी कि जब कभी भी ग्रहण लगता है सन को, और ग्रहण लगने के बाद अगर आप देखोगे तो जो आउटर लेयर हमको सन की दिखाई देती है वही हमारी क्या होती है, कोरोना होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन का मैं एक बार आपको फिर से यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ कि जहाँ हाइड्रोजन गैस जो होती है वो इतनी ज्यादा मतलब प्रेशर में होती है कि वो आपस में ही पार्टिकल जो होते हैं हाइड्रोजन के वो कंबाइन करते हैं, कंबाइन होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, हीलियम, राइट, और जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सुपर इम्पोज्ड ऑन सन्स व्हाइट लाइट आर हंड्रेड्स ऑफ डार्क लाइंस टर्म्ड फ्रॉनहोफर लाइंस, एवरी लाइन इंडिकेट्स सम एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सोलर सिस्टम। ओके, तो ये हमारा उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, हम यहाँ पे केवल कोरोना तक जो है इसको रखेंगे क्योंकि ये आपके एसएससी में कई बार इससे जो क्वेश्चंस है वो पूछे जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है हमारा सोलर विंड। सोलर विंड्स क्या होते हैं, द सन इज कंटिन्यूअसली एमिटिंग स्ट्रीम्स ऑफ प्रोटॉन्स in all directions either as a spiral streams called solar winds or bouts of incandescent material called solar flares। अब चूंकि हम देखते हैं कि सन में लगातार रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस करता रहता है। ठीक है, बहुत से जो लगातार चेंजेस है वो अकर होते रहते हैं सन में। तो सन इज कंटिन्यूअसली एमिटिंग स्ट्रीम्स ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, इन पॉजिटिव आयंस होते हैं, ये प्रोटॉन्स आर दी पॉजिटिव आयंस, राइट, in all the directions either as a spiral streams in this shape, right, is called solar winds, or bouts of incandescent material called the solar flares, right। तो solar winds का आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि स्पाइरल स्ट्रीम की उसमें होते हैं, शेप में होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं, क्योंकि सन जो होता है कंटिन्यूअसली क्या एमिट कर रहा होता है, प्रोटॉन्स एमिट कर रहा होता है सारी डायरेक्शंस में, in which form, in spiral streams। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, सोलर विंड देखने को मिलता है। Then comes अरोरा। अब अरोरा मैं आपको बता दूं कि अरोरा जो आप देखोगे कि आप जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हो गया, सदर्न हेमिस्फेयर में हो गए, तो अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रियोलिस करके दो उसमें अलग अलग हेमिस्फेयर में एक अलग अलग नाम दिया हुआ है। सदर्न हेमिस्फेयर में अरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहते हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अरोरा बोरियोलिस कहते हैं। तो ये बेसिकली आप देखोगे कि जब आप आसमान में देखोगे तो आपको अलग अलग कलर के वहां पे शेड्स देखने को मिलेंगे, राइट, अलग कलर, हाँ एग्जैक्टली, लाइट्स जो होती है वहां पे देखने को मिलती हैं, लाइक ग्रीन हो गई, कभी लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, ऐसे करते करते जो शेड होता है कलर का वो चेंज होता रहता है। सो द कंटिन्यूअस पार्टिकल्स ऑफ द सोलर विंड्स आर ट्रैप्ड बाय द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड एंटर द अर्थ्स अपर एटमॉस्फेयर एज अरोरा। तो ये कैसे फॉर्म होता है कि हमारे जो कंटिन्यूअस पार्टिकल्स होते हैं किसमें, सोलर विंड्स के, वो जब ट्रैप होते हैं, जब उन्हें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है जब इन सोलर विंड्स को ट्रैप कर लेती है, ठीक है, और जब इन सोलर विंड्स को ट्रैप कर लेती है और ये जो ये
मैग्नेटिक फील्ड होती है, या फिर आप कह सकते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं जब ये अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, ये अरोरा फॉर्म करते हैं। ठीक है, इट इज डिस्क्राइब्ड एज अरोरा बोरियोलिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड अरोरा ऑस्ट्रियोलिस इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो हमें याद रखेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या बोला जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अरोरा बोरियोलिस कहा जाता है और सदर्न हेमिस्फीयर में अरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहा जाता है। राइट, नेक्स्ट, plagues and sunspots. Now the surface of the sun is continuously changing. Bright spots are called plagues and the dark spots are called sunspots. जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि सन में लगातार चेंजेस अकर होते रहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर आप जहां पे आप देखोगे कि ब्राइट स्पॉट्स पड़े हुए हैं सन के सरफेस पे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्लेग्स बोलते हैं। और जहां जहां हमें डार्क स्पॉट्स देखने को मिलते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द सन, उसको हम बोलते हैं सन स्पॉट्स। ठीक, तो ये दो अलग अलग नाम है, से याद रखिएगा। प्लेग्स हो गए आपके ब्राइट स्पॉट्स और जो सन स्पॉट्स है ये हो गए आपके डार्क स्पॉट्स। द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। तो यहाँ पे हमारा जो सन का टॉपिक है वो खत्म होता है और अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लैनेट्स को हिंदी में ग्रह बोलते हैं। ठीक है, सो द 2006 रीडेफिनेशन ऑफ प्लैनेट by the International Astronomical Union IAU states that in the solar system a planet is a celestial body. ठीक है, सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में बेसिकली प्लैनेट्स क्या होते हैं, सेलेस्टियल बॉडी होते हैं। ठीक है, इज इन एन ऑर्बिट अराउंड द सन। ठीक, जो सन के इर्द गिर्द के ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं वो प्लैनेट्स की कैटेगरी में आते हैं। हैज सफिशिएंट मास सो दैट इट अज्यूम्स अ हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम शेप, राइट, and has cleared the neighborhood around its orbit. अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करना चाहिए, राइट, दूसरे की ऑर्बिट में घुसने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो दूसरे की ऑर्बिट में जाके एंटर करते हैं तो वो प्लैनेट की श्रेणी से उसको क्या करेगा, IAU उसको निष्कासित कर देगा, उसको बाहर कर देगा, जैसा कि उसने प्लूटो के साथ किया था 2006 में। राइट, a dwarf planet is a celestial body that it is in orbit around the sun, has sufficient mass for its self-gravity to overcome rigid body forces so that it assumes a hydrostatic equilibrium nearly round shape and has not cleared the neighborhood around its orbit and is not a satellite. Okay, तो हमारे जो डॉर्फ प्लैनेट्स होते हैं वो क्या नहीं होते हैं, सैटेलाइट नहीं होते हैं। ठीक है, इनका क्या होता है, they has not cleared the neighborhood around its orbit और इनका अपना एक सेल्फ ग्रेविटी होती है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं कि यहाँ पे बात की गई है हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम शेप की, यानी कि इसका मतलब हुआ नियरली राउंड इन शेप, राइट, नियरली राउंड इन शेप। अब आप ध्यान देंगे तो हमारे जितने भी ग्रह या जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके जो शेप हैं वो कैसे हैं, नियरली राउंड इन शेप है। राइट, नियरली राउंड इन शेप बोला है, एग्जैक्ट राउंड इन शेप नहीं बोला गया है, इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम शेप का वर्ड का यूज किया गया है और राउंड वर्ड का यूज नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन अगर हो जाए तो आप क्या मार्क करके आओगे, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम शेप, राइट, which means that it is nearly round in shape but not exactly round in shape, right? Next, the relative size of the planets in the solar system. The sequence of planets according to the distance from the sun in ascending order from the sun is Mercury, हमारा जो फर्स्ट प्लैनेट है, राइट, हमारा जो फर्स्ट कौन सा प्लैनेट आता है यहाँ पे, मर्करी, फिर आता है वीनस, फिर आता है अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। तो ये जो है आपको यहाँ पे सीक्वेंस वाइज ही दिया गया है। ठीक है, हमारा फर्स्ट नंबर पे प्लैनेट पड़ता है मर्करी, आफ्टर दैट कम्स वीनस, ठीक है, फिर आता है हमारा अर्थ, फिर आता है मार्स, फिर आता है जुपिटर, फिर आता है हमारा सैटर्न, फिर आता है हमारा यूरेनस और फिर आता है हमारा नेपट्यून। द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द साइज फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर इज जुपिटर। अब यहाँ पे जिस हिसाब से सौरमंडल में जैसे जैसे हमारे जो प्लैनेट्स है सिचुएटेड या लोकेटेड है, बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग में यहाँ पर आपको सीक्वेंस वाइज बताया गया है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो आपका जो यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग बताया गया है, यानी कि बड़े से छोटा, दैट फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर इन साइज बताया गया है। तो सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, वो है हमारा जुपिटर। तो
तो पहले आता है हमारा जुपिटर, उसके बाद आता है हमारा सैटर्न, फिर आता है हमारा यूरेनस, फिर आता है नेपट्यून, फिर आता है अर्थ, फिर आता है वीनस, फिर आता है मार्स, और सबसे छोटा हमारा कौन सा प्लैनेट है, वो है हमारा मरकरी। ठीक है, फिर है हमारा यहाँ पे मरकरी। ठीक, तो ये आप यहाँ पे याद रखेंगे, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, अर्थ, वीनस, मार्स, मरकरी। ये आपका फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर इन साइज के सीक्वेंस में है। ठीक है, और ये जो है ये एज इट इज सीक्वेंस में है, जैसा हमारे सौरमंडल में सारे प्लैनेट्स की जो मतलब लोकेशन है एग्जैक्ट उसी सीक्वेंस में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इनर प्लैनेट्स। नाउ द इनर प्लैनेट्स इंक्लूड Mercury, Venus, Earth and Mars, and these planets are nearest to the sun and are also known as terrestrial planets. Why they are known as terrestrial planets? क्योंकि हम अगर गौर करें तो हमारे जो planets है वो किससे बने हुए हैं, रॉक्स से बने हुए हैं। ठीक, किससे बने हुए हैं, रॉक्स से बने हुए हैं, इसलिए इनको terrestrial planets बोला जाता है और इनको inner planets भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा कि मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड्स होते हैं। ठीक है, जो इन दो प्लैनेट्स को सेपरेट करते हैं, जो इनर और आउटर प्लैनेट्स की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो इनर प्लैनेट्स है वो हो गया हमारा मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये चार हमारे क्या है, इनर प्लैनेट्स है, जिनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये पत्थरों से बने होते हैं, इसमें आपको रॉक्स जो है वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है हमारा आउटर प्लैनेट्स। Now the outer planets include Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, and these planets are far away from the sun, और इनको जायंट या फिर जोवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं, जोवियन प्लैनेट्स। तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर जायंट प्लैनेट्स भी बोलते हैं। ठीक, सोलर सिस्टम, पहला हम यहाँ पे पढ़ते हैं मर्क्यूरी के बारे में, राइट। So the nearest planet to the sun is situated 57.91 million kilometers away from the sun. अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे डिस्टेंस आपको ऑलरेडी बताया गया है, और इतनी सी जो डिस्टेंस है इसको क्या बोला जा रहा है, इसको नियरेस्ट प्लैनेट बोला जा रहा है, इतनी डिस्टेंस होने के बावजूद भी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जो गैलेक्सी है वो कितनी बड़ी गैलेक्सी होगी, और ऐसी एक नहीं कई सारी, मतलब 15 अरब गैलेक्सीज हैं ऐसी हमारे सौरमंडल में, राइट। Mercury is the smallest planet of our solar system whose diameter is only 487.94 किलोमीटर। तो हम यहाँ पर ये याद रखेंगे, हमारा जो मरकरी है वो क्या है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और सन के क्या है, नियरेस्ट प्लैनेट भी है। ठीक है, Mercury has no atmosphere, hence there is no possibility of life. मरकरी में कोई भी किसी भी प्रकार का एटमॉस्फेयर देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए मरकरी पर लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है, राइट। नेक्स्ट, इट हैज नो सैटेलाइट। ठीक है, ना एटमॉस्फेयर है ना सैटेलाइट है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 88 डेज। तो ये सन के अराउंड जो रिवॉल्व करता है, तो ये टोटल कितना टाइम लेता है, 88 डेज लेता है एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में। The Mercury rotates in 58.65 days, और इनका जो रोटेशन होता है, जो रोटेशन मतलब कि अपने एक्सेस पे जो रोटेट करते हैं प्लैनेट्स, उसको बोला जाता है। और रिवॉल्व का मतलब होता है प्लैनेट्स जो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, और रोटेशन का मतलब होता है प्लैनेट्स जो अपने ही एक्सेस पे रोटेट करते हैं, जो अपने ही एक्सेस पे यानी कि एक जगह स्थिर होकर घूमते हैं। ठीक है, मरकरी जो है वो रोटेशन में कितना टाइम लेता है, 58.65 डेज लेता है एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए। इट हैज द शॉर्टेस्ट ईयर, उसके बावजूद भी यहाँ पे क्या है, शॉर्टेस्ट ईयर होता है। ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कभी भी एसएससी ऐसे क्वेश्चन पुट अप कर दे कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसमें एटमॉस्फेयर नहीं होता है, तो वो हो गया हमारा मरकरी। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसमें सैटेलाइट नहीं है, तो वो कौन सा होता है हमारा, उसका आंसर भी मरकरी होगा। ठीक है, मरकरी कितने दिन लगाता है रिवॉल्व करने में सन के, वो लगाता है 88 डेज। रोटेशन में कितना टाइम लगाता है, 58.65 डेज लगाता है। नियरेस्ट प्लैनेट टू सन कौन सा है, मरकरी, राइट। और सबसे स्मॉलर प्लैनेट भी कौन सा है सोलर सिस्टम का, वो है हमारा मरकरी। तो ये सारे आपके कोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मरकरी के बारे में, तो उसको आप अपने नोट्स में जरूर मेंशन करिएगा।
इसके बाद आता है वीनस, जिसको हिंदी में हम शुक्र ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। और मरकरी को आई थिंक बुध ग्रह बोलते हैं हिंदी में, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पेशली था ये, राइट। लेकिन आपको पढ़ना किस में है, इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना है, बिकॉज इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना इंग्लिश के नैया पार नहीं हो पाएगी, इसलिए इंग्लिश में अपनी पकड़ बनाइए। सोलर सिस्टम, वीनस यानी कि शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। वीनस इज द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल Venus is the brightest of all planets because it reflects most of the sun's light which falls upon it than other planets. Okay, तो हमारा जो सबसे brightest planet, सबसे ज्यादा चमकदार ग्रह कौन सा है, वो हमारा शुक्र ग्रह यानी कि Venus planet, right? Because it reflects most of the sun's light which falls upon it than other planets. क्यों? क्योंकि जो सन रेज उस पे पड़ती हैं वीनस पे, तो मेजर जो आपके जितना भी मेजॉरिटी ऑफ सनलाइट होती है उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, ठीक है। क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर फाउंड इन ऑन वीनस, तो यहाँ पे हमें जो बादल हैं वो किसके बने हुए दिखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के बने हुए दिखते हैं, ठीक है। इट इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ आफ्टर मरकरी, आफ्टर मरकरी, ठीक है। मरकरी के बाद में, यानी कि दिस इज योर सेकेंड नियरेस्ट प्लैनेट, not the first nearest planet but the second nearest planet, right? Venus is similar to the earth in volume, weight, density, therefore it is called the sister of the earth, या फिर इसको अर्थ का ट्विन सिस्टर भी इसलिए कहा जाता है। तो क्वेश्चन यदि अराइज होता है that which planet is known as the earth's twin sister, it will be Venus, right? रीजन क्या है, excuse me, रीजन ये है दैट वीनस इज सिमिलर टू द अर्थ इन वॉल्यूम, अर्थ का वॉल्यूम ले लीजिए, अर्थ का वेट ले लीजिए, अर्थ की डेंसिटी ले लीजिए, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं वो सिमिलर है अर्थ के, इसीलिए वीनस को अर्थ का ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज इवनिंग स्टार्स एंड द मॉर्निंग स्टार। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर आप ध्यान देखें तो वीनस जो है वो हमें विदाउट टेलीस्कोप जो है वो आसानी से दिख जाता है। सुबह अगर आप जल्दी, जो भी जल्दी उठने वालों में से हो, राइट, जो जल्दी उठते हो 5-6 बजे, तो वहां पे आपको उस टाइम पे एक व्हाइट कलर का प्लैनेट दिखेगा, जो लगेगा कि ये मून है, बट वो एक्चुअली मून नहीं होता, वो होता है वीनस। वो सुबह और शाम को दिखता है अलग से, राइट, दिखता है अलग से, इसीलिए इसको हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं, ठीक। द क्लाउड स्फेयर ऑफ वीनस इज ऑफ ऑरेंज कलर, hence it is acknowledged as the orange planet. Okay, तो ये यहाँ पे कुछ नया पॉइंट देखने को मिलता है कि वीनस को हम ऑरेंज प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वीनस में जो क्लाउड्स होते हैं वो कौन से कलर के नजर आते हैं, ऑरेंज कलर के नजर आते हैं, इसीलिए हम वीनस को ऑरेंज प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वाइल द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब यहाँ पे इतनी सारी सिमिलैरिटीज थी, लेकिन मजा नहीं आ रहा था, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होना ही चाहिए, राइट। इसलिए यहाँ पे ये डिफरेंस है कि जो हमारा वीनस प्लैनेट है वो किस डायरेक्शन में रोटेट करता है, वो रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट की डायरेक्शन में, यानी कि पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है। लेकिन अर्थ के मामले में टोटली उल्टा केस है, अर्थ जो है वो रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट के डायरेक्शन में, यानी कि पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर रोटेट करता है। इट हैज नो सैटेलाइट और मून। अब यहाँ पर मरकरी के साथ भी एक सिमिलैरिटी बैठती है, जैसे कि मरकरी का भी कोई सैटेलाइट नहीं है, ठीक उसी प्रकार वीनस का भी कोई सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम बिकॉज ऑफ 96% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट ऑन इट। अब यहाँ पे एक गौर करने वाली बात यह है कि मरकरी चूंकि हमारा सन के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है, उसके बावजूद भी हम यहाँ पे वीनस को हॉटेस्ट प्लैनेट कंसिडर करते हैं और मरकरी को नहीं करते। उसके पीछे कारण ये है कि पहली बात तो ये है कि यहाँ पर हमें 96% कौन सी गैस देखने को मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को मिलती है, और हमें बहुत अच्छे से पता है और हम इस चीज से जूझ भी रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो आपकी ग्लोबल वार्मिंग गैस है, यानी कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज या इनहांस करती है। इसीलिए हम यहाँ पे वीनस को हॉटेस्ट प्लैनेट कंसिडर करते हैं और मरकरी को नहीं, जबकि मरकरी सन के सबसे ज्यादा नियर है, ठीक है। इट हैज द स्लोएस्ट रोटेशन पीरियड 243 डेज। तो ये टोटल कितने डेज लेता है रोटेट करने में, 243 डेज
लेता है रोटेट करने में, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं अर्थ के बारे में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस इट इज द थर्ड फ्रॉम द अर्थ। अब डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमने जैसे कि पढ़ा था मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है मर्करी, सेकंड नंबर पे आता है हमारा वीनस और थर्ड नंबर पे आता है हमारा अर्थ, ठीक है। अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट, यानी कि हमारा 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। और फर्स्ट कौन सा है हमारा? जुपिटर, ठीक है, जुपिटर। उसके बाद है हमारा सैटर्न, ठीक। चलो, इट इज 14.96 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, राइट। वैसे अलग अलग बुक में अलग अलग जो है वो डिस्टेंस लिखे हुए हैं। कहीं पे आपको मिलेगा 150 मिलियन किलोमीटर दिया गया है, ठीक है। कहीं आपको 14.98 मिलियन किलोमीटर दिया गया है, ऐसा लगेगा, ऐसा दिया हुआ है। कहीं पे आपको 14.96 मिलियन किलोमीटर दिया गया है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली आप मोटा माटी ये मान के रखिए कि 150 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है। 150 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है सन से अर्थ का, ठीक है। इट रोटेट्स अलोंग इट्स एक्सिस ऑन इन 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स। तो ये एक रोटेशन को कितना टाइम लेता है? ये लेता है 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स, यानी कि अप्रॉक्स से कितना टाइम लेता है? 24 आवर्स लेता है एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेता है? 23 आवर एंड 56 मिनट्स। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 365 डेज 5 आवर्स एंड 42 मिनट्स। तो ये हमारे क्या कहते हैं, रिवॉल्व, यानी कि जब इस सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लेता है? लेता है 365 डेज 5 आवर्स एंड 42 मिनट्स, राइट। अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। इसे ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि वाटर जो है, जो पोर्शन है वाटर का, जो ओशन है वो लार्ज अमाउंट में है, लार्ज परसेंटाइल में है, इसीलिए हम इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। क्योंकि यही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे हमें पानी मिलता है, ठीक है। और चूंकि हमें पानी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हम ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। It is the only planet where life exists due to the favorable atmosphere conditions. Okay. ये हमारे पूरे सौरमंडल में एक इकलौता ऐसा ग्रह है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पे हम सरवाइव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आइडियल कंडीशंस हैं, राइट। यहाँ पे फेवरेबल एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है हमें फॉर सर्वाइवल, इसीलिए इट इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट ड्यू टू फेवरेबल एटमॉस्फेयर। देन अर्थ डायमीटर है यहाँ पे 12,756 किलोमीटर। तो डायमीटर कितना है अर्थ का? It is 12,756 किलोमीटर। It has only one satellite, that is the moon। यानी कि अर्थ का एक ही सैटेलाइट है और वो कौन सा है? मून है। याद रखिएगा कि मरकरी और वीनस का कोई सैटेलाइट नहीं है, मरकरी पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। It is tilted at 23.5 degrees on its axis and thus makes an angle of 66.5 degrees, right? तो ये कितने अपने एक्सिस पे कितना टिल्टेड है? 23.5 डिग्री, ठीक है। एंड thus it makes an angle, और इतना टिल्ट होने के बाद भी कितना एंगल फॉर्म करता है? 66.5 डिग्री एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। It takes 23 hours 56 minutes and 4 seconds to rotate once and its axis, and 365 days 5 hours and 48 minutes या 42 minutes and 46 seconds, that is approximately 365.5 days to revolve around the sun। अब आपको हर पॉइंट में आप देख सकते हो कि हर बुक में आपको अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यूज देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप बस ये याद रखिएगा कि अर्थ जो है, जो जिसको हम कहते हैं ना कि 24 आवर्स लेता है, 24 आवर्स लेता है रोटेट करने में। तो यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन एसएससी ने कई बार पूछे हैं, तो वहां पे वो एग्जैक्ट आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज देता है। तो आप क्या मार्क करके आओगे? दैट इज 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 44 सेकेंड्स। 24 आवर्स मार्क करके नहीं आएंगे, क्या मार्क करेंगे? 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स, ठीक है। उसके अलावा रेवोल्यूशन में, यानी कि जब इस सन के इर्द गिर्द घूमता है तभी एग्जैक्टली कितना टाइम लेता है? तभी लेता है 365 डेज 5 आवर्स एंड 48 मिनट्स एंड 46 सेकेंड्स।
यानी कि मोटा माटी लगा लीजिए कि 365.5 डेज लेता है रिवॉल्व करने में अराउंड दी सन। ठीक, तो यहाँ पर ये तो जो आपके न्यूमेरिक वैल्यूज है ना, इसको बिल्कुल घोल के पी जाएगा, याद रखिएगा, रट लीजिएगा इसको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी कई बार ऐसे क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप कर चुका है। द रोटेशन क्रिएट्स डेज एंड नाइट। ओके, तो जब अर्थ रोटेट करता है तो हमें क्या उसका इफेक्ट देखने को मिलता है? जब अर्थ रोटेट करता है तो हमें डे और नाइट देखने को मिलती है। लेकिन जब अर्थ जो है वो रिवॉल्व करता है तब हमें क्या देखने को मिलता है? तब हमें उसका इफेक्ट देखने को मिलता है चेंजेस इन सीजन, राइट, चेंजेस इन सीजन। तो ये चेंजेस इन सीजन किसकी वजह से अकर होता है? रेवोल्यूशन की वजह से अकर होता है। ठीक है, रेवोल्यूशन की वजह से अकर होता है। So the Earth's spin axis is tilted concerning its orbital plane, which leads to the occurrence of the season. So for the sake of convenience, the awkward 1/4 of a day is ignored for 3 years, and then an extra day is added to every 4th year to give us a leap year, that is 366 days. अब चूंकि हमको पता है कि अर्थ रिवॉल्व होने में 365 डेज लेता है, ना कि 366 डेज लेता है। 365 डेज 5 hours 48 minutes and 46 seconds। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो एक्स्ट्रा आपके आवर्स होते हैं, राइट, तो ये क्या होते हैं कि 3 साल तक तो इग्नोर होते हैं और फिर आता है आपका लीप ईयर। तो हमारे जो एक्स्ट्रा आवर्स होते हैं उसमें एक एक्स्ट्रा डे में ऐड हो जाता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा डे में ऐड हो जाता है हमारे, जिसको हम लीप ईयर बोलते हैं। ठीक, लीप ईयर बोलते हैं। लीप ईयर में क्या होता है कि फरवरी मंथ में वैसे तो क्या होता है कि 28 डेज होते हैं। ठीक, 28 डेज होते हैं, लेकिन जब लीप ईयर होता है तब हमारे पास फेब में 29 डेज होते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा आवर्स हमारे पास बचे होते हैं ना ड्यूरिंग रेवोल्यूशन, एक्स्ट्रा आवर्स जो होते हैं उनको हम किस में ऐड कर लेते हैं? लीप ईयर में ऐड कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू 1 डे। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 डे, राइट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम अर्थ के मून यानी कि सैटेलाइट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इट टेक्स द मून अप्रोक्सीमेटली 27 days 7 hours and 43 minutes टू कंप्लीट 1 रोटेशन। अब यहाँ पे जो मून है वो टोटल रोटेशन, मतलब अपना जो रोटेशन है अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, तो एग्जैक्टली कितना टाइम लेता है रोटेट करने में? वो लेता है 27 days 7 hours and 43 minutes टू कंप्लीट 1 rotation. The same side of the moon always faces us, right? And the moon's surface is blanketed in dust and rocky debris from the meteor impacts. ठीक है, हमें बहुत सारे गड्ढे देखने को मिलेंगे चंद्रमा पर, राइट। अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो कैरी किए गए थे, जैसे चंद्रयान 1, 2, राइट, ऐसे सब प्रोजेक्ट्स कैरी किए गए थे। तो वहां पे ये हमारे जो रॉकेट्स है सेंड किए जाते हैं टू स्टडी अबाउट द मून। अब हमारा मून जो है वो हमारे पृथ्वी का सैटेलाइट है, तो अपने सैटेलाइट के बारे में जानकारी रखना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप देखोगे कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं जहाँ पे रॉकेट्स जो है वो मून सरफेस पे भेजे जाते हैं, ताकि हम मून की जो डिटेल में है वो स्टडी कर सके। हमें मून के बारे में पता कैसे चलेगा? वहाँ की जो जमीन है उसके टुकड़े पर रिसर्च की जाती है, राइट। बहुत सारे स्पॉट्स हमें देखने को, गड्ढे देखने को मिलते हैं वहां पे मून पर। ठीक है, और जो मून है वो किससे बना हुआ है? रॉकी डेब्रिस से बना हुआ है। ठीक है, किससे बना हुआ है मून? रॉकी डेब्रिस से बना हुआ है। ठीक है, इट हैज नो वाटर और एटमॉस्फेयर। मून पर ना तो ग्रेविटी होती है, ना वाटर होता है और ना ही एटमॉस्फेयर होता है। लेकिन अभी फिलहाल जब आपका नया चंद्रयान जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था उसमें हमने देखा था कि हमारे मून के जो साउथ पोल है, जो साउथ पोल जो आपका पड़ता है डायरेक्शन मून पर, वहां पर हमें वाटर के ट्रेसेस देखने को मिले। ठीक है, द मून रिफ्लेक्ट्स लाइट फ्रॉम द सन टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस एंड इट्स लाइट टचेस द अर्थ आफ्टर रिफ्लेक्शन इन 1.3 सेकेंड्स। ठीक है, तो मून जो होता है, इट मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट फ्रॉम द सन टुवर्ड्स द अर्थ, यानी कि सन के थ्रू जो लाइट पड़ती है मून पर वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। कहाँ पे? अर्थ सरफेस पे रिफ्लेक्ट कर देता है। तो याद रखिएगा कि मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, उसको जो लाइट होती है वो कहाँ से मिलती है? उसको लाइट मिलती है हमारे सन से, यानी कि मून जो है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, राइट।
और जो लाइट मिलती है उसको सन से, वो उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है कहाँ पे, अर्थ सरफेस के ऊपर। ठीक है, चलो। एंड इट्स लाइट टचेस द अर्थ आफ्टर रिफ्लेक्शन इन 1.3 सेकेंड्स। तो टोटल कितना टाइम लेता है, 1.3 सेकेंड्स लेता है। द मून रिफ्लेक्ट्स लाइट फ्रॉम द सन टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। ओके, हो गया। और यहाँ पे ना तो पानी होता ना एटमॉस्फेयर होता है, ग्रेविटी भी नहीं होती। लेकिन अभी चूंकि आपका चंद्रयान प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो हमने वहां पे रिसर्च करी थी, तो पाया गया था कि मून का जो साउथ पोल है वहां पे हमें वाटर के ट्रेसेस देखने को मिले हैं। ठीक है, द साइज ऑफ द मून इज 1/4 द साइज ऑफ द अर्थ। तो हमारा जो मून का जो साइज है वो कितना है, वो अर्थ के हमारे 1/4 है। ठीक है, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून इज 1/6 दैट ऑफ द अर्थ, राइट। यानी कि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पुल है मून का, वो कितना है हमारा, 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। यानी कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सपोज अर्थ पे जो वेट है वो किसी का 50 है, ठीक है, तो उसको 1/6 करेंगे। ठीक, या फिर आप यहाँ पे कोई और ऐसा नंबर भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम 36 कर लेते हैं इंटू 1/6, तो ये कट होके यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे वेट कुछ अलग रहेगा और यहाँ पर जो वेट है अर्थ पे वो कुछ और रहेगा। तो ये मून का वेट होएगा और ये हमारे अर्थ का वेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, मेनली सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम एक्सेट्रा एलिमेंट्स आर फाउंड ऑन दी मून सरफेस। अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि मून का जो सरफेस होता है वो यहाँ पे हमें रॉक्स देखने को मिलते हैं। रॉक्स देखने को मिल रहे तो हमें यहाँ पे मिनरल्स भी देखने को मिलेंगे, राइट। अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमें मून के सरफेस पर मिलते हैं, वो है हमारे सिलिकॉन, आयरन और मैग्नीशियम, राइट। द स्टडी ऑफ द मून इज कॉल्ड सेलेनोलॉजी। यानी कि मून के बारे में जो डिटेल में पढ़ाई करते हैं उस स्टडी को क्या बोला करते हैं, उस स्टडी को बोलते हैं यहाँ पे सेलेनोलॉजी। एंड मून इज ऑल्सो नोन एज द फॉसिल प्लैनेट। मून को और हम और किस नाम से जानते हैं, फॉसिल प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। एंड द स्टडी ऑफ मून इज नोन एज सेलेनोलॉजी। जो साइज है हमारे मून का वो अर्थ के कितना है, 1/4 है। ग्रेविटेशनल पुल कितना है मून का, 1/6 ऑफ अर्थ है। और हमें उसके साथ ही साथ मून पे कई प्रकार के एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, कई सारे एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि हो गया हमारा सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। Only 59% of the total surface of the moon is visible from the earth. अगर हम देखें, जैसे हमें जब कभी भी फुल मून होता है और आप जब मून की तरफ देखते हैं तो वो हमें केवल 59% पोर्शन जो है वो मून का देखने को मिलता है। उसके अदर साइड जो है, यानी कि बैक साइड ऑफ दैट पोर्शन है जो हमें दिख रहा है, वो विजिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि हमको कितना परसेंट जो सरफेस है मून का वो देखने को मिलता है, वो है हमारा 59%। मास कंपेयर टू दैट ऑफ द अर्थ इज 1:81.30। ठीक है, डेंसिटी अगर देखें तो कितनी है हमारी, 3.34 है। ठीक है, रिलेटिव टू दैट ऑफ द वाटर से कंपेयर की गई है। यहाँ पे डेंसिटी रिलेटिव टू दैट ऑफ द अर्थ है यहाँ पे 0.6058। अगर हम यहाँ पे वाटर से कंपेयर करें तो यहाँ पे मून की डेंसिटी कितनी पड़ती है, 3.34। और अगर हम यहाँ पे अर्थ की रिलेटिव डेंसिटी से कंपेयर करें एक्सक्यूज मी, तो यहाँ पर मून की जो डेंसिटी है वो कितनी है, 0.6058। वैसे ये न्यूमेरिकल जो है वो याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से है। एक बार आप इस पे नजर मार लीजिएगा। हिडन पार्ट ऑफ द मून सरफेस 0.41%, 41%। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें 59% पार्ट जो है, जो पोर्शन है वो देखने को मिल रहा है, तो 41% जो पोर्शन है वो क्या होगा, हिडन एरिया होगा। हाईएस्ट पॉइंट ऑन द मून, माउंट लिबिडनस, सिचुएटेड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। ठीक है, तो ये हाईएस्ट पॉइंट है किसका, मून का, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं माउंटेन लेबनेट्स, जिसकी हाइट है करीबन 35,000 फीट। और ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये मून के साउथ पोल में सिचुएटेड है। मून का साउथ पोल वही है जहां पे हमारा चंद्रयान जो है लैंड किया था, और वहीं पर साउथ पोल पे ही क्या है, वाटर के ट्रेसेस भी मिले हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा सुपर मून। अब कई प्रकार के यहाँ पे मून देखने को मिलेंगे हमें। मून यहाँ पे आपको ये रहेगा कि हमें जो विजिबल मून रहते हैं, हमें विजिबिलिटी में डिफरेंस देखने को मिलेगा। मून एक ही रहेगा, लेकिन हमें यहाँ पे जो मून के विजिबिलिटी है वहां पे हमें डिफरेंस देखने को मिलता है।
तो आइए जानते हैं कि एग्जैक्टली सुपरमून होता क्या है। Supermoon happens when a full moon is closest to the earth, appearing bigger and brighter than the normal. जैसे जैसे पूर्णिमा की रात आती है, रात आने वाली होती है, बुद्ध पूर्णिमा जब होता है तो बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन क्या होता है कि हमें फुल मून देखने को मिलता है, राइट, हमें पूरा मून देखने को मिलता है। लेकिन वो फुल मून आने से पहले हम देखते हैं कि हमें जो मून होता है वो धीरे धीरे विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है। एक दिन आप देखोगे कि एक दिन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, फिर एक दूसरे दिन देखोगे कि तो उससे जो साइज होता है वो थोड़ा और बड़ा दिखता है। तो जब तक वो फुल मून जो डेट आती है उसके पहले जो हमें मून विजिबल रहता है, थोड़े थोड़े पार्ट्स में विजिबल रहता है, कभी हमें आधा दिखता है, फिर हमें थोड़ा और ज्यादा पोर्शन दिखता है, फिर आप दूसरे दिन देखोगे, तीसरे दिन देखोगे तो हमें थोड़ा और ज्यादा पोर्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे वही बात बताई गई है दैट द सुपर मून हैपन व्हेन अ फुल मून इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, appearing bigger and brighter than the normal, right? They are called super because they are 15% brighter and 30% bigger than regular full moons. ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे जो फुल मून जब होते हैं, आप देखोगे कि वो तो वैसे फुल मून जो होते हैं वो ब्राइटर होते हैं और बड़े भी होते हैं। लेकिन जब हमारा सुपर मून होता है, राइट, जब हमारा सुपर मून होता है तो जिस दिन भी हमारा सुपर मून पड़ेगा उस दिन क्या होता है कि हमारा जो मून होता है वो 15% और ज्यादा ब्राइटर होगा और 30% और क्या आएगा, बड़ा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे वही बात बोली गई है। द सुपर मून हैपेंस व्हेन अ फुल मून इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, अपीयरिंग बिगर एंड ब्राइटर दैन द नॉर्मल, राइट। नेक्स्ट फिर आता हमारा ब्लू मून। नाउ इफ इन अ कैलेंडर मंथ देयर आर 2 फुल मून्स, ठीक है, अगर एक महीने में 2 बुद्ध पूर्णिमा पड़ रही है, ठीक, देन द सेकेंड फुल मून इज रेफर्ड एज द ब्लू मून। तो हमारी जो सेकेंड पूर्णिमा की रात होगी, जो हमारी सेकेंड फुल मून होगा, उसको हम ब्लू मून कंसिडर करते हैं। ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ द गैप बिटवीन द 2 मून विच इज लेस देन 31 डेज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन दो जो फुल मून होता है इनके बीच जो गैप होता है वो कितना होता है, वो 31 डेज से भी कम होता है। ठीक है, वो 31 डे से भी कम होता है। इसीलिए जो सेकेंड हमारा मून निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू मून रेफर करते हैं। इफ इन एनी स्पेसिफिक ईयर ब्लू मून अपीयर्स इन 2 और मोर देन 2 मंथ्स, देन इट इज रेफर्ड एज द ब्लू मून ईयर, राइट। अगर किसी भी स्पेसिफिक ईयर में जो ब्लू मून होता है वो 1 या 2 या 2 से ज्यादा बार अगर 2 महीने में आता है, ठीक है, तो हम उसको उस ईयर को क्या कंसिडर करते हैं, उस ईयर को हम ब्लू मून ईयर कंसिडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ब्लड मून। अ ब्लड मून इज द नेम गिवन फॉर अ व्यू ऑफ द मून ड्यूरिंग अ टोटल ल्यूनर एक्लिप्स। बिकॉज ऑफ द वे लाइट पासेस थ्रू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग एन एक्लिप्स, रेड लाइट फ्रॉम द सन इज रिफ्लेक्टेड ऑन इट। अगर आप देखेंगे जिस दिन ल्यूनर एक्लिप्स पड़ता है उस दिन क्या होता है कि जो आप देखोगे मून होता है वो थोड़ा रेड इन कलर देखने को मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो चांद होता है वो हमें हल्का सा लाल लाल सा दिखता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड मून कहते हैं। वो एक्चुअली क्या होता है कि जो मून होता है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है और जो मून लाइट रिफ्लेक्ट करता है वो किसकी रिफ्लेक्ट करता है, सन की लाइट रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए क्या होता है कि उस दिन जो सन की रेज पड़ती है उसकी वजह से क्या होता है कि जो मून होता है वो थोड़ा सा रेड इन कलर अपीयर होता है, जिसको हम ब्लड मून कहते हैं। ठीक है, द मून्स रेडिश कलर अर्न्स इट द निकनेम ऑफ ब्लड मून, राइट। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में देखते हैं जो रॉकेट जो थे जो वहां पे मून पे भेजे गए थे मून पे रिसर्च करने के लिए। पहला तो था हमारा चंद्रयान, राइट, फर्स्ट इट वाज चंद्रयान 1। तो 2 अक्टूबर 2008 में इसरो ने क्या किया था, दैट इसरो हैज सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड चंद्रयान 1 इन द मून्स ऑर्बिट फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा ऑफ आंध्र प्रदेश बाय पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV-C1। तो यहाँ पे कौन से एक सैटेलाइट यूज हुआ था, यहाँ पे PSLV-C1 सैटेलाइट यूज हुआ था। ये प्रोजेक्ट कब इनिशिएट किया गया था, ऑन 22 अक्टूबर 2008 में। ठीक है, कहाँ से, इसरो। ठीक है, इसरो हैज सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड
Chandrayaan-1 in the moon's orbit कहाँ से सेंड किया गया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि आपका श्रीहरिकोटा में है, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। Chandrayaan-1 was India's first lunar mission carrying 11 instruments to study the moon's surface, minerals, ice and temperature. It included a moon impact probe and sent back high resolution images and chemical data. तो बेसिकली जो चंद्रयान-1 था वो इंडिया का पहला ल्यूनर मिशन था, जो अपने साथ कितने इंस्ट्रूमेंट्स कैरी करके गया था? 11 इंस्ट्रूमेंट्स को कैरी करके गया था। किस पर्पस के लिए? क्योंकि उसको मून के बारे में स्टडी करना था। मून का जो सरफेस है, वहां की जो टेम्परेचर है, जो आइस है, जो एलिमेंट्स हमें मिलते हैं मून पे, उसके बारे में स्टडी और डिटेल में रिसर्च करने के लिए। ठीक है। इट इंक्लूडेड अ मून इम्पैक्ट प्रोब एंड सेंड बैक हाई रेजोल्यूशन इमेजेस एंड केमिकल डेटा। तो हमें वहां से क्या सेंड किया था? हाई रेजोल्यूशन इमेजेस सेंड करी थी, जिससे कि हमें वहां पे मून के जो पोर्शन है जो हमें विजिबल नहीं होता है यहाँ से, अर्थ से, या जो जहाँ पे भी लैंड किया था, राइट, जहाँ पे लैंड किया गया था और जिस चीज के बारे में स्टडी करने गया था, तो उसकी उससे इमेज सेंड करी थी, वो भी हाई रेजोल्यूशन में। इसीलिए इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो अपने साथ कैरी करके गया था वहां पे मून पर। फिर आता हमारा Chandrayaan-2 मिशन। ठीक। Now India's GSLV Mk3rd M1 successfully launched Chandrayaan-2 on 2nd July on 22nd July 2019 from Sriharikota. Sriharikota कहाँ पे है? आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है। The mission included an orbiter, lander Vikram and rover to explore the moon's southern pole. South pole को एक्सप्लोर करने के लिए ये जो है मिशन कैरी किया गया था। ठीक है। यहाँ पे कौन सा आप देखोगे कि सैटेलाइट यूज हुआ था? यहाँ पे यूज हुआ था GSLV Mk3rd M1 को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। ठीक है। कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। मिशन क्या था? मिशन इंक्लूडेड एन ऑर्बिटर लैंडर, जिसका नाम क्या था? विक्रम, एंड रोवर टू एक्सप्लोर द मून्स साउथ पोल। ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्बिटर का नाम एक्चुअली विक्रम था, लैंडर का नाम क्या, यहाँ पे जो आपका लैंडर था उसका नाम था विक्रम। ठीक है। और यहाँ पर क्या, कहाँ पे लैंड करवाया गया था? साउथ पोल में लैंड करवाया गया था। आफ्टर मल्टीपल ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर्स, Chandrayaan-2 एंटर ल्यूनर ऑर्बिट ऑन 20th अगस्त। नाउ यहाँ पे 22 जुलाई को यहाँ से क्या कहते हैं, भेजा गया था। तो वहां पे रीच कब किया गया था? 20th अगस्त को एग्जैक्टली वहां पे रीच हुआ था। विक्रम अटेम्प्टेड लैंडिंग ऑन September 7 बट कम्युनिकेशन वाज लॉस्ट एट 2.1 किलोमीटर एल्टीट्यूड। ये तो सभी को याद होगा कि जैसे ही वो लैंड करने वाला था और टोटल डिस्टेंस कितना 2.1 किलोमीटर बाकी था, तो क्या हुआ था कि जो हमारा कम्युनिकेशन था वो डिस्कनेक्ट हो गया था उससे। ठीक है। और जो विक्रम है, जो हमारा लैंडर है, वो कब लैंड किया था? तो ऑन 7 सितंबर लैंड होना था। However, the orbiter equipped with the highest resolution lunar camera 0.3 meter continues to providing valuable data. कम्युनिकेशन लॉस होने के बावजूद भी हम देख सकते हैं कि हमारा जो ऑर्बिटर था वो क्या कर रहा था कि वो हाई रेजोल्यूशन का जो ल्यूनर कैमरा था वो तब भी काम कर रहा था। ठीक है। तब भी काम कर रहा था, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट कम्युनिकेशन था वो लॉस हो गया था, जिसकी वजह से पता नहीं लग पा रहा था कि एग्जैक्टली हमारा जो लैंडर है, जो ऑर्बिटर है, वो कहाँ पर लैंड किया है। ठीक है। फिर Chandrayaan-3 मिशन। Now Chandrayaan-3 ISRO's third lunar mission after Chandrayaan-1 and 2 focused on achieving a soft landing on the moon. It was launched in June 2023 aboard GSLV Mk3. It included Vikram lander and Pragyan rover. अब यहाँ पर विक्रम लैंडर तो था, लेकिन यहाँ पे रोवर चेंज हो गया था, यहाँ पे प्रज्ञान रोवर था। ठीक है। Aimed near the site of Chandrayaan-2's crash landing, the rupees 250 crore mission incorporated key improvement. On 23rd August 2023, Chandrayaan-3 successfully landed on the moon, marking a major milestone for India's space exploration. अब हमारा Chandrayaan-2 जो था वो बहुत ही मतलब अपने लक्ष्य के करीब आकर क्या हुआ था कि फेल हो गया था मिशन, कम्युनिकेशन लॉस हो गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि
हमें जो एग्जैक्टली जिस पर्पस के लिए भेजा गया था साउथ पोल की स्टडी करने के लिए, साउथ पोल को एक्सप्लोर करने के लिए, वो चीज नहीं हो पाई थी। इसीलिए क्या हुआ था कि फिर से कम बैक किया यहाँ पे, ठीक है, कम बैक किया, राइट, कम बैक किया किसने, चंद्रयान 3 के रूप में। इसरो ने फिर से यहाँ पे अपना थर्ड मिशन जो है वो लॉन्च किया था यहाँ पर, ठीक है। कब लॉन्च किया था, जून 2023 में लॉन्च किया था। और अगस्त 2023 में क्या हुआ था कि फाइनली जो हमारा चंद्रयान 3 है वो लैंड किया था। सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी कहाँ पर, मून के सरफेस पे, साउथ पोल पर, ठीक है। तो हमारा ये जो मिशन था ये सक्सेसफुल था। नेक्स्ट, सोलर सिस्टम मार्स। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं अपने मार्स के प्लैनेट के ऊपर। अभी तक हम अर्थ और उसके सैटेलाइट मून के बारे में डिटेल में पढ़ रहे थे। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट प्लैनेट है वो है हमारा मार्स। Now Mars, it rotates along its axis in 24.6 hours, almost equal to the time taken by the Earth. Now due to the presence of iron oxide, ठीक है, iron oxide, it appears red and is called the red planet, ठीक है। तो हमारे मार्स को क्या बोलते हैं, लाल ग्रह भी बोला जाता है या फिर रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पर हमको आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है कि जो प्लैनेट होता है वो रेड इन कलर अपीयर होता है, इसकी वजह से इसको रेड प्लैनेट बोला जाता है। अब ये टोटल अपनी एक्सिस पे जो रोटेट करता है तो कितने घंटे लेता है, 24.6 आवर्स, राइट। इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द टाइम टेकन बाय द अर्थ। हमारा 24 आवर्स लेता है, राइट। और अगर देखा जाए न्यूमेरिकली तो 23 आवर्स लेता है, 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड सम सेकंड्स, राइट। बट ओवर हियर अगर हम ध्यान दें तो हमारा जो मार्स है वो कितने घंटे लेता है अपनी एक रोटेशन पे, दैट इज 24.6 आवर्स, ठीक। इट इज अपीयर रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, इसीलिए हमें रेड कलर का दिखता है मार्स। ऑन मार्स निक्स ओलंपिका माउंटेन इज सिचुएटेड व्हिच इज 3 times loftier than माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पर हमें एक माउंटेन देखने को मिलता है, वो कौन सा, क्या नाम दिया गया है, निक्स ओलंपिका नाम दिया गया है माउंटेन को, ठीक है। और ये 3 टाइम क्या है और भी ज्यादा लॉफ्टियर अपीयर होता है किससे, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, मार्स हैज 2 सैटेलाइट्स दैट इज फोबोस एंड डीमोस। तो मार्स के 2 सैटेलाइट है, वो कौन से, एक है हमारा फोबोस और दूसरा है हमारा डीमोस। It is the only planet after Earth that has a sign of water and there is a possibility of life. अब मार्स पे भी हमारे कई सारे, मतलब मार्स पे भी सैटेलाइट जो है वो सेंड किए गए थे, राइट। और वहां पे रिसर्च करने के बाद हमें, जैसे मंगलयान, राइट, मंगलयान, मार्स को हिंदी में मंगल ग्रह बोलते हैं, और मंगलयान करके जो है वो सेंड किया गया था वहां पे सैटेलाइट, राइट। वहां पे रॉकेट सेंड किया गया था, वहां पे भी रिसर्च की गई थी और डिटेल में एनालिसिस या पढ़ाई करने के बाद हमें पता चला कि इकलौता अर्थ के बाद ऐसा प्लैनेट है जहां पे हमें वाटर के ट्रेसेस मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लैनेट की बात हो रही है। अब आप बोलोगे कि मून पे भी मून पे भी वाटर देखने को मिला था, पर मून जो है वो प्लैनेट नहीं है, क्या है, सैटेलाइट है अर्थ का। लेकिन जो मार्स है वो क्या है, एक ग्रह है, एक प्लैनेट है। तो it is the only planet after Earth that has a sign of water and there is a possibility of life after Earth. It has a thin atmosphere comprising carbon dioxide, nitrogen and argon. अब हमें यहाँ पे एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है, और यहाँ पे एटमॉस्फेयर पे हमें कौन कौन सी गैसेस देखने को मिलती हैं। एक तो हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूसरा हो गया आपका नाइट्रोजन, और फिर आता है हमारे आर्गन गैस, ठीक है। Several space missions have been sent to Mars, जैसे वाइकिंग्स, पाथफाइंडर, मार्स ओडिसिस, क्यूरियोसिटी, और एक आपका मंगलयान, ठीक है, मंगलयान, ठीक। तो ऐसे कई सारे जो स्पेस मिशन है वो सेंड किए गए हैं मार्स पे। कौन कौन से, एक आता है हमारा वाइकिंग्स, पाथफाइंडर, मार्स ओडिसी एंड क्यूरियोसिटी, ठीक। फिर आता है हमारा जुपिटर। Now Jupiter is the largest planet in the solar system. जब हम वहां पे साइज के अकॉर्डिंग जब हम देख रहे थे कि हमारे कौन कौन से प्लैनेट है, जैसे कि अर्थ हमारा 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है, राइट। और जुपिटर क्या है, वो हमारा 1st लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट इज दी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक। और इसका डायमीटर कितना है, 11 टाइम्स, एंड इसका जो डायमीटर इट इज 11 टाइम्स एंड एरिया 120 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ।
तो अर्थ से कितना 11 गुना इसका ज्यादा डायमीटर है, ठीक है, और एरिया कितना है 120 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। जुपिटर इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉर्ड ऑफ द हेवेंस, ठीक है। तो ऐसा कई बार एसएससी जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है दैट विच प्लैनेट इज नोन एज द लॉर्ड ऑफ द हेवन, एंड दैट विल बी जुपिटर। इट हैज मोर ग्रेविटी एज कंपेयर टू द अर्थ। ओके, तो हमारा जो जुपिटर प्लैनेट है इसकी जो ग्रेविटी है वो एज कंपेयर टू अर्थ जो है वो ज्यादा है, ठीक है। इट हैज द फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट। ओके, तो हमारे सोलर सिस्टम का यानी कि हमारे सौर मंडल का जो सबसे फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट है वो कौन सा है, वो है हमारा जुपिटर, ठीक है। जुपिटर को हिंदी में बृहस्पति भी बोलते हैं, ठीक। इट रोटेट्स अलोंग इट्स एक्सिस ओनली इन 10 आवर्स। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जो रोटेशन पीरियड है वो कितना है, वो केवल है हमारा 10 घंटे, 10 आवर्स, ठीक, 10 आवर्स। जुपिटर रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 11 years and 10 months। अब चूंकि सन से क्या है डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो रेवोल्यूशन होता है सन के अराउंड वो थोड़ा ज्यादा होता है। कितना होता है, ये 1 रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाता है, 11 years और 10 months लेता है, लेकिन रोटेशन जो है वो बहुत जल्दी करता है। 1 रोटेशन जो है वो कितने घंटे में कंप्लीट करता है, 10 आवर्स में कंप्लीट कर लेता है, ठीक। इट्स सरफेस इज नॉट सॉलिड एंड इट्स एटमॉस्फेयर मेड ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया, मीथेन इज वेरी डेंस। तो हमारा ये जो जुपिटर प्लैनेट है इसका जो सरफेस है वो सॉलिड नहीं है, ठीक है। अब ये जो प्लैनेट है ये गैसियस प्लैनेट है, गैसियस प्लैनेट है ये हमारा, या फिर आप इसको जोवियन प्लैनेट के नाम से भी जान सकते हैं, जोवियन प्लैनेट है, ठीक है। इसका जो सरफेस है वो हार्ड नहीं है, यानी कि रॉक से नहीं बना हुआ है, किससे बना हुआ है, गैसेस से बना हुआ है। कौन कौन सी गैसेस, देखिए हाइड्रोजन हीलियम तो होगी, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है, और मीथेन हो गया, ठीक है। वन स्पेशल फीचर ऑफ दिस प्लैनेट इज ग्रेट रेड स्पॉट। यहाँ पे हमें कई सारे रेड कलर के स्पॉट्स देखने को मिलेंगे जुपिटर पे, ठीक है। गायनेमीड सैटेलाइट ऑफ जुपिटर इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। अब चूंकि जुपिटर जो है वो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है, तो जाहिर सी बात है इसका जो सैटेलाइट होगा वो भी क्या होगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह होगा। सैटेलाइट को हिंदी में उपग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो गैनीमेड है वो क्या है, हमारे जुपिटर का क्या है, जो सैटेलाइट है गैनीमेड जुपिटर का, ये हमारे सोलर सिस्टम का यानी कि सौर मंडल का लार्जेस्ट क्या है, सैटेलाइट है, यानी कि लार्जेस्ट उपग्रह है। इट हैज 79 सैटेलाइट्स। ओके, अब तो और भी ज्यादा हो गए होंगे, राइट। तो सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स वैसे देखा जाए तो सैटर्न में भी है, ठीक है, सैटर्न और जुपिटर। अब आता है हमारे यहाँ पे सैटर्न। सैटर्न इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन दी सोलर सिस्टम। जुपिटर के बाद हमारा क्या आता है यहाँ पे, सैटर्न, ठीक है। इट इज 9.537 astronomical union away from the sun and it revolves around the sun in 29.46 years। तो यानी कि 1 रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाता है, ये टाइम लगाता है 29.46 years, ठीक है। अब जैसे जैसे हम सन से दूर चलते जाएंगे वैसे वैसे जो रेवोल्यूशन पीरियड है वो और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। इट्स मेन फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर रिंग अराउंड इट which does not touch the surface of Saturn। अब इसकी खासियत क्या है कि अगर हम ध्यान दें तो हमारा जो प्लैनेट है सैटर्न, उसके इर्द गिर्द क्या है, एक रिंग है, ठीक है, एक रिंग है, ठीक है। और सबसे खासियत बात ये है कि ये जो रिंग होती है ये हमारे सरफेस को यानी कि सैटर्न के सरफेस को टच जो है वो नहीं करती है, ठीक, सैटर्न के सरफेस को टच नहीं करती है, ठीक है। सैटर्न हैज 82 मून्स, यानी कि इसके सैटेलाइट जो है वो जुपिटर से भी ज्यादा है, जैसा कि पहले बताया था। यहाँ पे अभी 82 मून्स दिए गए हैं, लेकिन आज की तारीख में इससे भी ज्यादा है, ठीक है, इससे भी ज्यादा आपको सैटेलाइट देखने को मिलेंगे और जुपिटर में भी ज्यादा सैटेलाइट देखने को मिलेंगे, ठीक है। रेवोल्यूशन पीरियड हम देखें तो कितना है 29.46 ईयर्स और रोटेशन पीरियड देखें तो उसका है 10.2 आवर्स, ठीक है, 10.2 आवर्स विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू जुपिटर्स 1। लेकिन जुपिटर का हम देखते हैं कि जुपिटर का एग्जैक्ट 10 आवर्स लेता है
और यहाँ पर सैटर्न का है वो कितना लेता है, 10.2 आवर्स लेता है, ठीक है। इसीलिए जुपिटर जो है वो फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट के नाम पे जाना जाता है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट सोलर सिस्टम यूरेनस। ना यूरेनस वाज डिस्कवर्ड इन 1781 बाय सर विलियम हर्शल। तो यहाँ पे जो हमारा प्लैनेट है यूरेनस, वो डिस्कवर हुआ था 1781 में, और किसने डिस्कवर किया था उसको, सर विलियम हर्शल ने डिस्कवर किया था। इट रोटेट्स अलोंग इट्स एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन अनलाइक द अदर प्लैनेट्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा ये जो प्लैनेट है इट रोटेट अलोंग इट्स एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और कौन सा प्लैनेट है जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, वो है वीनस। वीनस और यूरेनस है जिनका रोटेशन जो होता है वो कहाँ से कौन से डायरेक्शन से होता है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन से होता है, ठीक है। इट्स एटमॉस्फेयर इज डेंस एंड इन इट मीथेन गैस इज फाउंड। यहाँ पे हमें मीथेन गैस देखने को ज्यादा मात्रा में मिलती है, और चूंकि सन से डिस्टेंस भी ज्यादा है तो टेम्परेचर ड्रॉप भी देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो डेंस होता है, यानी कि यहाँ पे जो हवा होती है वो डेंस इन नेचर होती है। द सैटेलाइट्स रिवॉल्व इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। The axis of Uranus has a large inclination so that it appears to be lying down. Hence, it bears the name a planet on its side. ठीक है। अब आप देखोगे तो हमारा जो यूरेनस प्लैनेट है बिल्कुल ऐसे लगता है कि 180 डिग्री पे इंक्लाइनेशन है इसका, ठीक है। इसलिए ऐसा लगता है कि एकदम लेटा हुआ है ये, ठीक है। इसलिए इसे लेटा हुआ प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। इसका जो इंक्लाइनेशन है वो कितना 180 डिग्री होता है, तो ऐसा लगता है कि जो प्लैनेट है एकदम लेटा हुआ है, ठीक है। Uranus has 27 satellites, right? Next. अब आता हमारा यहाँ पे नेपट्यून, हमारा लास्ट प्लैनेट, राइट। नेपट्यून इज सिचुएटेड 447 करोड़ किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम द सन। अब चूंकि इतना ज्यादा डिस्टेंस है तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें टेम्परेचर ड्रॉप देखने को मिलेगा। इट रोटेट्स अलोंग इट्स एक्सिस इन 16 आवर्स एंड रिवॉल्व अराउंड द सन इन 165 ईयर्स। सबसे ज्यादा टाइम लगाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे जैसे हम सन से जो है वो दूर होते चले जाएंगे तो जो रेवोल्यूशन पीरियड होगा वो इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मीथेन इट अपीयर्स ग्रीनिश इन कलर, ठीक है। तो मीथेन गैस के प्रेजेंस की वजह से हमारा जो प्लैनेट है नेपट्यून वो कौन से कलर का नजर आता है, ग्रीन कलर का नजर आता है, ठीक है। It is an extremely cold planet where the maximum temperature is -200 डिग्री सेल्सियस। तो हम देख सकते हैं चूंकि सन से करोड़ किलोमीटर दूर है, राइट, करोड़ किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर होगा यहाँ पे हमें ड्रॉप देखने को मिलेगा टेम्परेचर में। और यहाँ का जो टेम्परेचर है कितना जाता है, -200 डिग्री सेल्सियस, राइट। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जे गैली इन 1848 एंड इट हैज 14 सैटेलाइट्स, राइट। सैटेलाइट्स का एक बार देख लीजिएगा क्योंकि वो करंट का टॉपिक आता है, ठीक है। अब जो है सैटेलाइट्स अब और बढ़ गए होंगे प्लैनेट्स के। यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप ये फैक्चुअल चीज है तो ये आप यहाँ पे याद रखिएगा कि हमारा जो प्लैनेट है नेपट्यून वो किसने डिस्कवर किया था, जे गेल ने डिस्कवर किया था, कब, 1846 में, ठीक है। फिर आता है प्लूटो जो कि अब एक डॉर्फ प्लैनेट है और सोलर सिस्टम में प्लैनेट की श्रेणी में यानी कि प्लैनेट की कैटेगराइजेशन से आउट हो चुका है। Pluto was located and named in 1930, but today Pluto is no longer considered a planet because in 2006 इसको IAU ने क्या किया था, डॉर्फ प्लैनेट कंसिडर किया था, ठीक है। डॉर्फ प्लैनेट कंसिडर किया था, ठीक। क्यों, क्योंकि ये अपने ऑर्बिट को छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था। यानी कि अपने होते हैं ना कुछ ऐसे लोग जो अपना काम धंधा छोड़ के दूसरों के काम में या दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी करते हैं, तो उनके साथ ऐसा ही करना चाहिए, उनको उठा के बाहर फेंक देना चाहिए, राइट। तो वही सेम चीज यहाँ पे प्लूटो के साथ हुई है। तो IAU ने इसको प्लैनेट की कैटेगरी से उठा के बाहर फेंक दिया था। क्यों, क्योंकि ये दूसरों के ऑर्बिट में अपनी टांग अड़ा रहा था और दूसरों के ऑर्बिट में जाके क्या कर रहा था, ताका झाकी कर रहा था या फिर वहां पे रिवॉल्व कर रहा था, ठीक है। देन कम्स एस्ट्रॉइड्स। अब हम सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम
क्या कहते हैं, सिर्फ ना ही आपके गैलेक्सीज या स्टार्स या सन या कह लीजिए आपके प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, बल्कि और भी चीजें आती हैं जैसे कि कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स और मीटियोर्स। यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि एस्ट्रॉइड्स बेसिकली होते क्या हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि ऑलमोस्ट लाइक प्लैनेट्स बट स्मॉलर इन साइज। तो एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं कि बिल्कुल प्लैनेट की तरह होते हैं, लेकिन इनका जो साइज होता है वो प्लैनेट से क्या होता है, कम होता है, छोटा होता है। नॉट स्फेरिकल इन अपीयरेंस, यानी कि जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं इनका शेप थोड़ा ऐसे होता है। दे आर नॉट परफेक्टली स्फेरिकल इन शेप, राइट। दे रिवॉल्व अराउंड द सन। ये पूरा जो ब्रह्मांड है वो सूर्य के इर्द गिर्द घूमता है। तो एस्ट्रॉइड्स भी हैं जो क्या करते हैं, वो रिवॉल्व करते, किसके अराउंड, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है एस्ट्रॉइड्स की, ठीक है, जो हमें ऐसे विजिबल नहीं होती है, लेकिन यही जो बेल्ट होती है वो डिफरेंशिएट करती, अलग करती है इन दो प्लैनेट्स को, मार्स और जुपिटर को। तो मार्स तक के जितने भी प्लैनेट्स होते हैं जैसे मर्करी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहलाते हैं, ठीक है। और हमारे बेल्ट के इस साइड जो प्लैनेट होते हैं जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून है, वो सब जायंट गैसेस या फिर जोवियन प्लैनेट के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट इज सिरिस। तो हमारा जो लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड है उसका क्या नाम है, उसको हम सीरीज के नाम के से जानते हैं, CERES। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसएससी से यहाँ से क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है और दोबारा भी पूछने के चांसेस हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप याद रखेंगे कि कौन से, यदि क्वेश्चन आता है कि कौन से प्लैनेट के बीच में हमें एस्ट्रॉइड देखने को मिलते हैं, तो वो है हमारा मार्स और जुपिटर। और यही बेल्ट जो है वो इन प्लैनेट्स को डिफरेंशिएट करती है कि कौन से प्लैनेट्स टेरेस्ट्रियल है, कौन से प्लैनेट्स हमारे जोवियन या फिर गैसियस प्लैनेट्स, राइट। नेक्स्ट, देन कम्स मीटियोराइट्स। नाउ मीटियोराइट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द कोलिजन्स बिटवीन एस्ट्रॉइड्स। अब एक से कई ज्यादा जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं जब आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है, जब आपस में कोलाइड करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, मीटियोराइट्स फॉर्म करते हैं। दे आर फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स फ्लोटिंग इन अबाउट द स्पेस। फ्रेगमेंट्स का मतलब यहाँ पे पीसेस की बात की जा रही है, यहाँ पे टुकड़ों की बात की जा रही है, ठीक है, यहाँ पे टुकड़ों की बात की जा रही है। तो हमें जो छोटे छोटे यहाँ पे पीसेस या फ्रेगमेंट्स देखने को मिलते हैं रॉक्स को, वही जो फ्लोट करते रहते हैं हमारे सौरमंडल में या स्पेस में, यही क्या है, यही है हमारे मीटियोराइट्स। समटाइम्स दे कम अक्रॉस अर्थ एंड फॉल इनटू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, दैट्स व्हेन दे बिकम मीटियोर्स और शूटिंग स्टार। अब हमने कई बार देखा होगा कि आपको दिखा होगा कई लोगों को कि जब आसमान में आप देखते हो और आप कोई भी बहुत ही तेजी से कोई भी चीज गिरते हुए देखते हो, राइट, और आप देखते हो कि वो लाइट इमिट कर रही है, तो वो लाइट किसकी वजह से इमिट करती है, वो फ्रिक्शन की वजह से इमिट करती है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि जो मीटियोराइट्स होते हैं, जो हमारे स्मॉल या फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स होते हैं, उनमें आग लग जाती है और हम उनको क्या बोलते हैं, टूटा हुआ तारा बोलते हैं। टूटा हुआ तारा हम उन्हें तभी बोलते हैं जब वो अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं और हमें वो विजिबल रहते हैं, ठीक है। यही चीज यहाँ पे समझाई गई, दैट समटाइम्स दे कम अक्रॉस द अर्थ एंड फॉल इनटू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड दैट्स व्हेन दे बिकम मीटियोर्स। अभी तक यहाँ पे मीटियोराइट्स होते हैं और जैसे ही वो अर्थ में एंटर करते हैं उनको हम मीटियोर्स या फिर शूटिंग स्टार के नाम से जानते हैं। और शूटिंग स्टार को हम हिंदी में टूटा हुआ तारा भी बोलते हैं, ठीक। Most of these meteors can't reach Earth's surface and burn up in the atmosphere due to the friction with air. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप देखते हो टूटा हुआ तारा गिरते हुए तो एक लाइट इमिट होती है, वो चमकता है, हमें वो दिखता है। तो वो दिखता किसके लिए, क्योंकि जो रॉक्स होते हैं ना वो बर्न होना स्टार्ट कर देते हैं। अब उसका रीजन क्या है कि एयर के साथ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से जो रॉक्स होते हैं उसमें आग लग जाती है। अब आग लगने लगती है तो क्या होता है कि जो मीटियोर्स जो होते हैं वो टकरा नहीं पाते अर्थ सरफेस से, राइट, इसलिए वो बीच में ही क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं या फिर विलुप्त हो जाते हैं। The meteors that do reach the earth surface are known as meteorites. अब मीटियोर्स जो हमारे अर्थ सरफेस पर टकराते हैं, राइट, अर्थ सरफेस को टच करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम मीटियोराइट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे तीन अलग अलग टर्म्स हमें देखने को मिले हैं। एक हो गया आपका मीटियोराइट्स, जहाँ पे हमें ये स्पेलिंग देखने को मिलती है, ठीक है। ये कब होता है, ये आर फॉर्म ड्यू टू द कोलिजन ऑफ एस्ट्रॉइड। जब
एस्ट्रॉइड्स कोलाइड करते हैं तब क्या फॉर्म करते हैं, मीटोराइट्स फॉर्म करते हैं। और ये जो मीटोराइट्स होते हैं इसमें हम फ्रेगमेंट्स देखने को मिलते हैं, किसके, रॉक्स के देखने को। यहाँ पे वी कैन सी द फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स विच आर फ्लोटिंग इन दी स्पेस, ठीक है। लेकिन जब यही मीटोराइट्स एंटर करते हैं अर्थ सरफेस में तो हम इनको क्या बोलते हैं, मीटियोर्स बोलते हैं। और जब ये मीटियोर्स अर्थ सरफेस को टच कर लेते हैं तो हम, या फिर अर्थ सरफेस से टकराते हैं, तब इनको मीटियोराइट्स बोलते हैं, ठीक है। देयर वाज अ लेटेस्ट मीटियोर शार नेम्ड जेमिनी that was seen from some parts of the world on 14 December 2018, ठीक है। वैसे देखा जाए तो 2024 में भी एक ऐसा हुआ था, बहुत ही वायरल रील हुई थी वो, जहाँ पे एक लड़की ने वो गलती से रिकॉर्ड कर लिया था। आप देख सकते हो कि वो रिकॉर्ड कर रही थी और पीछे से एक ब्लू कलर की लाइट जो है वो उसके पीछे से निकली थी ऊपर आसमान में। तो ऐसा बोला जा रहा था कि वो क्या था, मीटियोर था। अब वो मीटियोराइट बना कि नहीं बना ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हम देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली 2024 में हमें ये चीज देखने को मिली थी। अगर आप इंस्टाग्राम यूजर्स हैं, ऑफ कोर्स होंगे, इंस्टाग्राम चलाते होंगे, रील्स पे तो घंटों वेस्ट करते होंगे, तो रील्स में हमें देखने को मिला था एक लड़की ने रिकॉर्ड की थी वीडियो बाय मिस्टेक, और ये ऐसा एक कोइंसिडेंस हुआ था कि बहुत तेजी से लाइट एमिट हुई थी और बहुत तेजी से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो पास होते हुए दिखा था और उसे ब्लू कलर की लाइट जो है वो एमिट हुई थी, राइट। तो ऐसा माना जाता है कि वो मीटियोर है। अब वो मीटियोराइट बना कि नहीं बना ये हमें आने वाले टाइम में पता लगेगा, ठीक है। अभी तक तो फिलहाल ऐसा कुछ एविडेंस मिला नहीं है कि वो अर्थ सरफेस से टकराया था या फिर वो मीटियोराइट बन गया था, ठीक है। लास्ट हमारा टॉपिक आता है यहाँ पे कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होते हैं? दे आर दी टाइनी आइसी एंड रॉकी बॉडीज दैट ट्रैवल इन द हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन। अब कॉमेट्स क्या होते हैं? दे आर टाइनी आइसी एंड रॉकी बॉडीज, ठीक है। किससे बने होते हैं? छोटे छोटे पत्थरों से और टाइनी आइसी ऑब्जेक्ट से बने होते हैं, ठीक है। जो कहाँ ट्रैवल करते हैं? जो सन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, ठीक। When they pass close to the sun, they water and gases heat up. Of course, किससे बने हुए यहाँ पे? टाइनी आइसी से, ठीक है। अगर हम देखें तो अगर हम आइस को पिघलाएंगे तो क्या होता है? सबसे पहले वो पानी में कन्वर्ट होता है। इसको ऐसे समझाते हैं, आइस, ठीक। आइस कौन से मैटर में है? सॉलिड, ठीक। उसको जब हम हीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा? पहले तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अब लिक्विड में कन्वर्ट होगा यानी कि वो वाटर फॉर्म में आ जाएगा। फर्दर अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करवाते हैं तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा? गैस की फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि वेपर की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, वेपर के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज एक्सप्लेन की गई है that when they pass close to the sun, the water and gases heat up, right? जब सन के पास आएगा तो क्या होगा कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और जो सॉलिड फॉर्म है इसका, जो टाइनी आइसी स्ट्रक्चर है, वो चेंज हो जाएगा वाटर में और फर्दर हीट होगा तो वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ टेल बिहाइंड द रॉकी कोर इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द सन। मोस्ट फेमस कॉमेट इज द हेलीज कॉमेट which reappears every 75 years, ठीक है। लास्ट appeared in 1986, नेक्स्ट अपीयरेंस विल बी इन 2061। अब पता नहीं 2061 तक हम लोग जीवित रहे भी ना रहे, गॉड नोस, राइट। तो हमारा जो नेक्स्ट हेलीज कॉमेट है वो कब अपेयर होगा? 2061 में अपेयर होगा। लास्ट हमारा कब अपेयर हुआ था? 1986 में अपेयर हुआ था। हेलीज कॉमेट की क्या खासियत है कि ये हर 75 ईयर्स बाद जो है वो वापस से आता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है सोलर सिस्टम का यहाँ पे खत्म होता है। बहुत बड़ा टॉपिक था ये, ठीक है, काफी लंबा लेक्चर भी हो गया होगा, बट ये आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर योर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और आपके जितने भी वनडे एग्जाम्स है उसके लिए। तो ये हमारा एक बहुत ही बड़ा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। इतना सफिशिएंट है, आप करके जाएंगे। यहाँ पे मैंने आपके साथ प्लैनेट्स और उनके सैटेलाइट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। इट इज मोर देन सफिशिएंट। आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइएगा, काफी रहेगा। इससे कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड आएगा तो आप फंसोगे नहीं। इसके अलावा उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को मजा आई होगी पढ़ने में, ठीक है, और मुझे तो बहुत मजा आई पढ़ाने में। और आप सब लोगों को कोई भी रिकमेंडेशन देनी हो तो आप हमारे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं हमें रिकमेंडेशन।
और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो भी आप अपने जो डाउट्स है वो हमसे क्लियर कर सकते हैं। हम आपके कमेंट्स को देखेंगे। अब हमारे साथ एक नया फीचर भी आ गया है जो केवल आपके आई थिंक 59 रुपीज़ का है। एक ये नया फीचर आया है कि जब आप इसको परचेज करेंगे तो आपके जितने भी कमेंट्स है वो सबसे ऊपर हमें दिखेंगे और आपके जो कमेंट्स है उनको सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे। तो आपको लिंक उसका जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको देख सकते हैं जाके और परचेज कर सकते हैं। आपके जो कमेंट सेक्शन है वो टॉप ले में दिखेंगे आपके सारे कमेंट्स। तो डू कमेंट और हम आपके सारे कमेंट्स को रिप्लाई भी करेंगे। आप हमें इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। हम आपका सारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो सिलेबस है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कंप्लीट करवा ही रहे हैं, ठीक है। और आपको कंटेंट ओरिएंटेड लेक्चर भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारा भी आपको 100% सपोर्ट जो है वो मिलता रहेगा। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।